हर दिन कोई ना कोई आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है। कभी विज्ञापन के जरिए, कभी रिश्तों में, कभी दफ्तर में, और कभी आपकी ही असुरक्षाओं का उपयोग करके। मैनिपुलेशन केवल चालाक लोगों की कला नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान की समझ है और उससे पैदा होने वाली शक्ति। लेकिन यह ऑडियो बुक आपको लोगों को नियंत्रित करना नहीं सिखाएगा। इसका उद्देश्य है प्रभाव की तकनीकों को पहचानना, उनसे बचना और सचेत निर्णय लेना। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के विचार, भावनाएं या व्यवहार को इस तरह प्रभावित करना कि उसे लगे कि निर्णय उसका अपना है। यह प्रभाव डालने से अलग है। स्वस्थ प्रभाव पारदर्शी और सम्मानजनक होता है। मैनिपुलेशन छिपा हुआ और स्वार्थपूर्ण। #हेडफोन अध्याय 1 प्रभाव और नियंत्रण का मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए, आप एक दुकान में जाते हैं। आपका इरादा केवल एक साधारण वस्तु खरीदने का होता है, लेकिन कुछ मिनट बाद आप ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। या फिर आप किसी मित्र से मिलने जाते हैं। बातचीत शुरू होती है सामान्य विषयों से, लेकिन कुछ देर बाद आप उसकी बात मान लेते हैं, जबकि मन के किसी कोने में आपको लगता है कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या यह केवल संयोग है या फिर किसी ने आपके निर्णय को प्रभावित किया? सच्चाई यह है कि मानव मस्तिष्क पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता। हम स्वयं को जितना स्वतंत्र निर्णय लेने वाला समझते हैं, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। हर दिन हमारे आसपास हजारों संदेश, विचार, विज्ञापन, सुझाव और सामाजिक संकेत घूम रहे होते हैं। इनमें से कुछ हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कुछ हमारे व्यवहार को बदल देते हैं। यही वह जगह है जहां प्रभाव और नियंत्रण का मनोविज्ञान शुरू होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात स्पष्ट कर लें। प्रभाव डालना और मैनिपुलेशन करना एक ही चीज नहीं है। एक शिक्षक जब अपने छात्रों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रभाव डाल रहा होता है। एक डॉक्टर जब मरीज को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देता है, तब भी वह प्रभाव डाल रहा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, स्पडिन डर या कमजोरियों का उपयोग करके आपको अपने हित में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तब वह मैनिपुलेशन कहलाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह ऊर्जा बचाना चाहता है। यदि आपको हर छोटे निर्णय के लिए गहराई से सोचना पड़े, तो आप दिन भर में कुछ ही काम कर पाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग मानसिक शॉर्टकट्स बनाता है। इन शॉर्टकट्स को मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। ये बायसेस हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन यही बायसेस हमें प्रभावित और नियंत्रित किए जाने के लिए भी संवेदनशील बना देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। एक रेस्टोरेंट लगभग खाली है, दूसरे रेस्टोरेंट में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। आप किसे चुनेंगे? अधिकांश लोग दूसरे विकल्प को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि यदि इतने लोग वहां जा रहे हैं तो वह बेहतर होगा। इसे सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली मानसिक शॉर्टकट है। अब एक और उदाहरण देखें। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर लिखा है, केवल 2 वस्तुएं शेष हैं। अचानक वह वस्तु अधिक मूल्यवान लगने लगती है, भले ही कुछ मिनट पहले तक आपको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। यह दुर्लभता का सिद्धांत है। हम उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो सीमित दिखाई देती हैं। और यही कारण है कि लास्ट चांस, लिमिटेड ऑफर और ओनली टुडे जैसे शब्द इतने प्रभावशाली होते हैं। अब आइए एक छोटी कहानी सुनते हैं। राहुल एक नई नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अंत में मैनेजर ने कहा, देखिए राहुल, हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन कई उम्मीदवार हैं, इसलिए आपको आज ही निर्णय लेना होगा। राहुल घबरा गया। उसे सोचने का समय चाहिए था, लेकिन अवसर खोने के डर से उसने तुरंत हां कह दिया। कुछ सप्ताह बाद उसे महसूस हुआ कि नौकरी उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। क्या हुआ? उसके निर्णय को डर ने प्रभावित किया, विशेष रूप से अवसर खोने का डर। इसे फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह आधुनिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियारों में से एक है। सोशल मीडिया कंपनियां, विज्ञापन एजेंसियां और कई व्यवसाय इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहते हैं? नहीं।
क्योंकि जागरूकता ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। जिस क्षण आप किसी तकनीक को पहचान लेते हैं, उसकी शक्ति कम होने लगती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है। यदि आप पहचान लें कि यह कृत्रिम तात्कालिकता पैदा की जा रही है, तो आप शांत रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको अपराधबोध महसूस कराने की कोशिश कर रहा है और आप इसे समझ लेते हैं, तो आप भावनात्मक जाल में फंसने से बच सकते हैं। यही इस ऑडियो बुक का उद्देश्य है। लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना, अपनी स्वतंत्र सोच को मजबूत बनाना और उन अदृश्य शक्तियों को पहचानना जो प्रतिदिन हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कैसे भावनाओं का उपयोग किया जाता है, कैसे शब्द हमारी सोच को आकार देते हैं, कैसे रिश्तों में नियंत्रण स्थापित किया जाता है, कैसे गैसलाइटिंग व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे मानसिक रूप से इतना मजबूत बना जाए कि कोई भी आपकी स्वतंत्र सोच को आसानी से नियंत्रित न कर सके। क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों पर नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण में होती है। और इसी विचार के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, भावनाओं के माध्यम से प्रभाव डालने की कला। अध्याय 2, भावनाओं के माध्यम से प्रभाव डालने की कला। मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली ताकत क्या है? धन, शक्ति, ज्ञान? इन सभी से भी अधिक प्रभावशाली है भावना, क्योंकि मनुष्य पहले महसूस करता है, बाद में सोचता है। हम स्वयं को तर्कसंगत प्राणी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे अधिकांश निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। तर्क अक्सर बाद में आता है, केवल उस निर्णय को सही साबित करने के लिए जो हम पहले ही भावनात्मक रूप से ले चुके होते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति भावनाओं को समझ लेता है, वह लोगों के व्यवहार को भी बेहतर समझने लगता है। लेकिन यही समझ कभी कभी नियंत्रण का साधन भी बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी मां से खिलौना खरीदने की जिद करता है। मां मना कर देती है। बच्चा रोना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद मां खिलौना खरीद देती है। क्या बच्चे ने कोई तर्क दिया? नहीं। क्या उसने कोई तथ्य प्रस्तुत किया? नहीं। उसने केवल एक भावना पैदा की और उस भावना ने निर्णय बदल दिया। यह उदाहरण साधारण लगता है, लेकिन यही सिद्धांत बड़े स्तर पर भी काम करता है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में और कभी कभी हमारे अपने परिवारों में भी भावनात्मक प्रभाव की पहली और सबसे आम तकनीक है अपराध बोध, गिल्ट। अपराध बोध एक ऐसी भावना है जो इंसान को अपने हितों के विरुद्ध भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मना कैसे कर सकते हो? पहली नजर में यह एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह अनुरोध नहीं है, यह भावनात्मक दबाव है। व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए अपराध बोध का उपयोग कर रहा है। अब एक कहानी सुनिए। अमित एक मेहनती युवक था। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी। एक दिन उसके एक परिचित ने उससे बड़ी राशि उधार मांगी। अमित असमंजस में था। उसे विश्वास नहीं था कि पैसा वापस मिलेगा। जब उसने मना करने की कोशिश की तो सामने वाले ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम मेरे अपने हो। बस एक वाक्य और अमित का निर्णय बदल गया। उसने पैसा दे दिया। कुछ महीनों बाद पैसा भी गया और रिश्ता भी। यह कहानी केवल पैसे की नहीं है, यह उस मनोवैज्ञानिक दबाव की कहानी है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर कार्य करता है। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की, डर। डर शायद सबसे शक्तिशाली भावना है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसका ध्यान विकल्पों से हटकर केवल खतरे पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए भय आधारित संदेश इतने प्रभावी होते हैं। अगर आपने यह अवसर खो दिया तो, अगर आप असफल हो गए तो, अगर कोई और आपसे आगे निकल गया तो। इन प्रश्नों का उद्देश्य जानकारी देना नहीं होता, इनका उद्देश्य चिंता पैदा करना होता है। और चिंतित व्यक्ति अधिक जल्दी निर्णय लेता है, कई बार गलत निर्णय। अब सोचिए, सोशल मीडिया पर आप किसी को देखते हैं, वह यात्रा कर रहा है, नई कार खरीद रहा है, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। धीरे धीरे आपके मन में एक भावना जन्म लेती है, मैं पीछे रह रहा हूं। यही फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह आधुनिक युग की सबसे सफल मनोवैज्ञानिक रणनीतियों में से एक है। लेकिन भावनाओं की दुनिया केवल डर और अपराध बोध तक सीमित नहीं है। एक और शक्तिशाली भावना है प्रशंसा। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, हर इंसान विशेष महसूस करना चाहता है, और यही कारण है कि अत्यधिक प्रशंसा कभी कभी एक रणनीति बन जाती है। इसे लव बॉम्बिंग भी कहा जाता है। शुरुआत में व्यक्ति आपको बहुत अधिक महत्व देता है, बहुत प्रशंसा करता है, बहुत ध्यान देता है।
आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप उसके लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर धीरे धीरे वह आपसे अपेक्षाएं रखने लगता है, और क्योंकि आपने उससे भावनात्मक जुड़ाव बना लिया है, आप उसकी मांगों को स्वीकार करने लगते हैं। ध्यान रखिए, सच्चा सम्मान और कृत्रिम प्रशंसा अलग अलग चीजें हैं। सम्मान स्थिर होता है, कृत्रिम प्रशंसा अक्सर किसी उद्देश्य से प्रेरित होती है। अब एक और महत्वपूर्ण भावना की बात करते हैं, अकेलेपन का डर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हजारों वर्षों से हमारा अस्तित्व समूहों पर निर्भर रहा है। इसीलिए अस्वीकृति का डर हमारे भीतर गहराई से मौजूद है। कई लोग केवल इसलिए हां कह देते हैं क्योंकि उन्हें ना कहने पर रिश्ता टूटने का डर होता है। वे अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति का त्याग कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ता केवल आपकी सहमति पर टिका हो, वो वास्तविक रिश्ता नहीं है। स्वस्थ संबंधों में असहमति की जगह होती है, सम्मान की जगह होती है, सीमाओं की जगह होती है। अब सवाल उठता है, हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें? पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई मजबूत भावना महसूस हो, रुकिए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह निर्णय तथ्य पर आधारित है या भावना पर? यदि मैं शांत होता तो क्या यही निर्णय लेता? दूसरा कदम है समय लेना। भावनात्मक दबाव अक्सर जल्दी निर्णय चाहता है, लेकिन अच्छे निर्णयों को समय से डर नहीं लगता। तीसरा कदम है सीमाएं तय करना, स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं। उदाहरण के लिए, मैं इस पर सोचकर जवाब दूंगा, मैं अभी निर्णय लेने में सहज नहीं हूं। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा निर्णय अलग है। ये छोटे वाक्य आपकी मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अंततः जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं की समझ होती है, उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। वह भावनाओं को दबाता नहीं, उन्हें पहचानता है, समझता है और फिर सचेत निर्णय लेता है। याद रखिए, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे जीवन का सुंदर हिस्सा हैं। लेकिन जब भावनाएं निर्णयों पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं, तब वे हमें कमजोर बना सकती हैं, और जब हम उन्हें समझना सीख जाते हैं, तब वही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे शब्द, भाषा और बातचीत के छोटे छोटे पैटर्न हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। अध्याय 3, शब्दों और भाषा की छिपी हुई शक्ति। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं। वह मुस्कुराता है, आत्मविश्वास से बात करता है, और कुछ ही मिनटों में आपको लगता है कि वह एक भरोसेमंद इंसान है। अब सोचिए, क्या आपने उसके चरित्र को जाना? क्या आपने उसके पिछले कार्यों को देखा? क्या आपने उसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाई? नहीं। फिर भी आपने उसके बारे में एक राय बना ली। क्यों? क्योंकि शब्द केवल जानकारी नहीं देते, वे भावनाएं पैदा करते हैं, वे चित्र बनाते हैं, वे विश्वास पैदा करते हैं, और कई बार वे वास्तविकता को बदलकर प्रस्तुत करते हैं। मानव इतिहास में तलवारों ने साम्राज्य बनाए होंगे, लेकिन शब्दों ने लोगों के मन जीते हैं। एक नेता अपने शब्दों से लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। एक वक्ता अपने शब्दों से भीड़ का मूड बदल सकता है। एक विज्ञापन कुछ शब्दों की मदद से साधारण वस्तु को भी अनमोल बना सकता है, और एक चालाक व्यक्ति उन्हीं शब्दों का उपयोग करके लोगों को भ्रमित भी कर सकता है। यही भाषा की शक्ति है, और यही कारण है कि मैनिपुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार अक्सर शब्द होते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 व्यापारी थे। दोनों एक जैसी चाय बेचते थे। पहला व्यापारी कहता था, यह चाय अच्छी है। दूसरा कहता था, यह वही चाय है जो आपको हर सुबह नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराएगी। दोनों की चाय एक जैसी थी, लेकिन दूसरे व्यापारी की बिक्री अधिक थी। क्यों? क्योंकि उसने केवल उत्पाद नहीं बेचा, उसने एक अनुभव बेचा, एक भावना बेची। यही फ्रेमिंग कहलाती है। फ्रेमिंग का अर्थ है एक ही तथ्य को ऐसे प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव बदल जाए। मान लीजिए डॉक्टर कहता है, इस ऑपरेशन की सफलता की संभावना 90% है। अब वही बात दूसरे तरीके से सुनिए, इस ऑपरेशन में 10% असफलता का जोखिम है। तथ्य बिल्कुल समान है, लेकिन आपकी भावना अलग हो गई। यही भाषा की शक्ति है। अब आइए एक और तकनीक समझते हैं। इसे कहते हैं लेबलिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहे, आप तो बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, फिर वह आपसे कोई अतिरिक्त काम करने का अनुरोध करे। क्या संभावना है कि आप उसकी मदद करेंगे? काफी अधिक, क्योंकि उसने पहले ही आपको एक पहचान दे दी है, और मनुष्य अपनी पहचान के अनुरूप व्यवहार करना पसंद करता है। इसीलिए लोग कहते हैं, तुम तो समझदार हो, तुम हमेशा सही निर्णय लेते हो, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। यह केवल प्रशंसा नहीं है, यह व्यवहार को दिशा देने वाले संकेत भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन हर प्रश्न निष्पक्ष नहीं होता।
कुछ प्रश्न आपके सोचने की दिशा निर्धारित करते हैं। उदाहरण, आप कब से इस समस्या से परेशान हैं? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में यह मान लिया गया है कि समस्या मौजूद है। आपसे यह नहीं पूछा गया कि समस्या है या नहीं, आपसे केवल उसकी अवधि पूछी गई है। इसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं और इसका उपयोग राजनीति, बिक्री, मीडिया और बहसों में अक्सर किया जाता है। अब एक रोचक प्रयोग की कल्पना करें। दो समूहों को एक सड़क दुर्घटना का वीडियो दिखाया गया। पहले समूह से पूछा गया, कारें कितनी तेजी से टकराईं? दूसरे समूह से पूछा गया, कारें कितनी तेजी से एक दूसरे से भिड़ी और टूट गईं? कुछ दिनों बाद दूसरे समूह के लोगों ने अधिक नुकसान याद किया, यहां तक कि ऐसी चीजें भी याद की जो वीडियो में थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द स्मृति को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम केवल घटनाएं याद नहीं रखते, हम उन घटनाओं के बारे में बनाई गई कहानी भी याद रखते हैं, और कहानी अक्सर भाषा से बनती है। अब सोचिए सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में। हर दिन हजारों शीर्षक आपके सामने आते हैं। चौंकाने वाला खुलासा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ। सिर्फ 7 दिनों में जीवन बदले। इन शीर्षकों का उद्देश्य जानकारी देना नहीं होता, इनका उद्देश्य आपका ध्यान खींचना होता है, क्योंकि ध्यान आज की दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। जो आपका ध्यान नियंत्रित करता है वह आपकी सोच को भी प्रभावित कर सकता है। अब आइए बातचीत की एक और तकनीक समझते हैं, दोहराव। यदि कोई बात बार बार दोहराई जाए तो वह परिचित लगने लगती है, और जो चीज परिचित लगती है उस पर लोग अधिक भरोसा करने लगते हैं। यही कारण है कि विज्ञापन बार बार दिखाई देते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक नारे बार बार दोहराए जाते हैं। यही कारण है कि कुछ झूठ भी बार बार सुनने के बाद सच जैसे लगने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार दोहराई गई बात सच हो। इसलिए जागरूक व्यक्ति केवल परिचित होने के कारण किसी विचार को स्वीकार नहीं करता। वह प्रमाण तलाशता है, वह प्रश्न पूछता है, वह जांच करता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, चुप्पी। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभाव केवल बोलने से आता है, लेकिन कई बार सबसे शक्तिशाली हथियार शब्द नहीं बल्कि उनकी अनुपस्थिति होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हैं। आपने एक प्रश्न पूछा, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कहता, कमरे में चुप्पी छा जाती है। अधिकांश लोग उस असहजता को खत्म करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं और कई बार आवश्यकता से अधिक जानकारी दे देते हैं। अनुभवी वार्ताकार इस सिद्धांत को समझते हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर की गई चुप्पी भी एक संदेश होती है, लेकिन इसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अब प्रश्न है, हम स्वयं को भाषा के प्रभाव से कैसे सुरक्षित रखें? पहला नियम, शब्दों के पीछे की भावना को पहचानिए। दूसरा नियम, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले तथ्य और भावनाओं को अलग कीजिए। तीसरा नियम, यदि कोई बात बहुत आकर्षक, बहुत डरावनी या बहुत अच्छी लग रही हो तो रुककर जांच कीजिए। चौथा नियम, सवाल पूछिए। जितने अधिक सवाल होंगे भ्रम की संभावना उतनी कम होगी। और पांचवा नियम, अपनी स्वतंत्र सोच को कभी मत छोड़िए, क्योंकि शब्द शक्तिशाली हैं, लेकिन जागरूक मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। याद रखिए, एक ही शब्द किसी का आत्मविश्वास बना सकता है, एक ही शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है, एक ही वाक्य किसी को प्रेरित कर सकता है और वही वाक्य किसी को नियंत्रित भी कर सकता है। इसलिए भाषा को समझना केवल संचार सीखना नहीं है, यह मानव मन को समझना है। और जो व्यक्ति शब्दों की शक्ति को समझ लेता है वह दूसरों के प्रभाव को पहचानना भी सीख जाता है। अगले अध्याय में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जो धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास और वास्तविकता की समझ को कमजोर कर सकती है। अध्याय 4, गैस लाइटिंग। जब आपको अपनी ही सच्चाई पर संदेह होने लगे, कल्पना कीजिए आपको पूरा विश्वास है कि आपने कल रात दरवाजा बंद किया था। आपको याद है कि आपने चाबी घुमाई थी। आपको याद है कि आपने हैंडल खींचकर जांच भी की थी। लेकिन अगली सुबह कोई आपसे कहता है, नहीं, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था। आप कहते हैं, मुझे पूरा याद है। वो मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम्हें अक्सर गलत याद रहता है। पहली बार आपको यह अजीब लगेगा, दूसरी बार आप बहस करेंगे। लेकिन अगर यही बात महीनों और वर्षों तक होती रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगेंगे। यहीं से शुरू होती है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग केवल झूठ बोलना नहीं है, यह किसी व्यक्ति की वास्तविकता की समझ को कमजोर करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मानसिक खेल है जिसमें लक्ष्य आपको नियंत्रित करना नहीं, बल्कि पहले आपको स्वयं पर संदेह करवाना होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं होता उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। एक कहानी सुनिए।
नेहा एक बुद्धिमान और आत्मविश्वासी महिला थी। उसकी नौकरी अच्छी थी, दोस्त अच्छे थे और वह अपने निर्णयों पर भरोसा करती थी। कुछ वर्षों बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बाहर से बेहद आकर्षक और समझदार दिखाई देता था। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बदलने लगीं। यदि नेहा किसी घटना को याद करती तो वह कहता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यदि वह किसी बात से दुखी होती तो जवाब मिलता, तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। यदि वह किसी समस्या की ओर ध्यान दिलाती तो कहा जाता, तुम हमेशा ड्रामा करती हो। शुरुआत में नेहा विरोध करती रही, लेकिन समय के साथ उसने अपने अनुभवों पर भरोसा करना कम कर दिया। वह बार बार सोचने लगी, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं सच में बहुत संवेदनशील हूं, शायद मुझे सही याद नहीं। और यही गैसलाइटिंग का उद्देश्य होता है, व्यक्ति को इस स्थिति तक पहुंचा देना जहां वह अपने निर्णयों से अधिक दूसरे व्यक्ति के निर्णयों पर विश्वास करने लगे। अब प्रश्न उठता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? हर गैसलाइटर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, कुछ लोग नियंत्रण चाहते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और कुछ लोग स्वयं असुरक्षित होते हैं। लेकिन परिणाम लगभग हमेशा एक जैसा होता है, दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अब गैसलाइटिंग की कुछ सामान्य तकनीकों को समझते हैं। पहली तकनीक, सीधा इनकार। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यह बात कभी हुई ही नहीं, तुम कल्पना कर रहे हो, भले ही घटना स्पष्ट रूप से हुई हो। दूसरी तकनीक, भावनाओं को अमान्य करना। तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। इतनी छोटी बात पर कोई परेशान नहीं होता। ध्यान दीजिए, यहां समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, यहां आपकी भावनाओं को ही गलत साबित किया जा रहा है। तीसरी तकनीक, दोष को पलटना। यदि आपने किसी गलती की ओर इशारा किया तो अचानक बातचीत आपकी गलती पर आ जाती है और कुछ मिनटों बाद आप वही व्यक्ति बन जाते हैं जिसे माफी मांगनी पड़ती है। चौथी तकनीक, आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करना। तुम्हें निर्णय लेना नहीं आता, तुम हमेशा गलत समझते हो, तुम्हारे बिना मैं सब ठीक कर सकता हूं। ये वाक्य एक बार सुनने पर सामान्य लग सकते हैं, लेकिन वर्षों तक सुनने पर वे व्यक्ति की आत्म छवि को बदल सकते हैं। अब एक और कहानी। रवि एक युवा कर्मचारी था। उसका बॉस बहुत प्रभावशाली था। शुरुआत में रवि उसे आदर्श मानता था, लेकिन हर मीटिंग में बॉस उसकी बातों को गलत साबित करता। यदि प्रोजेक्ट सफल होता तो श्रेय बॉस ले लेता, यदि कोई समस्या आती तो दोष रवि पर डाल दिया जाता। धीरे धीरे रवि ने अपनी क्षमता पर शक करना शुरू कर दिया। वह पहले जितना आत्मविश्वासी नहीं रहा। उसकी रचनात्मकता कम होने लगी, उसकी ऊर्जा घटने लगी। एक दिन उसने अपने पुराने काम देखे, उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से सक्षम था। समस्या उसकी योग्यता नहीं थी, समस्या वह वातावरण था जिसमें उसे लगातार कमजोर महसूस कराया जा रहा था। यही कारण है कि गैसलाइटिंग केवल रिश्तों में नहीं होती, यह कार्यस्थलों में भी हो सकती है, दोस्ती में भी हो सकती है, परिवारों में भी हो सकती है और कभी कभी पूरे समूहों के भीतर भी हो सकती है। अब सवाल है, आप इसे पहचानें कैसे? कुछ संकेतों पर ध्यान दें। क्या आप बार बार स्वयं से कहते हैं, शायद मैं ही गलत हूं? क्या आप अपनी याददाश्त पर पहले से कम भरोसा करते हैं? क्या आप निर्णय लेने से डरने लगे हैं? क्या बातचीत के बाद आप भ्रमित महसूस करते हैं? क्या आपको बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ती है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर अक्सर हाँ है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, गैसलाइटिंग का शिकार होना कमजोरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता पर नहीं, विश्वास पर हमला करती है। और जब हमला विश्वास पर हो तो उसे पहचानना कठिन हो जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए? पहला कदम, अपने अनुभवों को महत्व दीजिए। यदि आपको कुछ गलत महसूस होता है तो उस भावना को तुरंत खारिज मत कीजिए। दूसरा कदम, महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखिए। नोट्स, संदेश, ईमेल, डायरी तथ्य भ्रम को कम करते हैं। तीसरा कदम, विश्वसनीय लोगों से बात कीजिए। कई बार बाहरी दृष्टिकोण वास्तविकता को स्पष्ट कर देता है। चौथा कदम, सीमाएं तय कीजिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी वास्तविकता को नकार रहा है तो उसके प्रभाव को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। और पांचवां कदम, अपने आत्मविश्वास को पुनः निर्मित कीजिए। छोटे निर्णय स्वयं लीजिए, अपनी उपलब्धियों को याद कीजिए, अपने अनुभवों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी ताकत आपका संदेह है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी जागरूकता। याद रखिए, सच्चे रिश्ते आपको अपनी सच्चाई पर भरोसा करना सिखाते हैं, झूठे रिश्ते आपको अपनी ही सच्चाई पर संदेह करना सिखाते हैं। सच्चे लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, मैनिपुलेटिव लोग आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन आप यह अंतर पहचान लेते हैं,
उसी दिन आप अपनी मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रिश्तों में छिपा हुआ नियंत्रण धीरे धीरे सामान्य व्यवहार जैसा दिखाई देने लगता है और लोग अनजाने में भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। अध्याय 5, रिश्तों में छिपा नियंत्रण और भावनात्मक जाल। दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? अधिकांश लोग कहेंगे प्यार, विश्वास, रिश्ते। और वे गलत भी नहीं होंगे। रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं, रिश्ते ही हमें खुशी, सुरक्षा और अपनापन देते हैं। लेकिन हर रिश्ता स्वस्थ नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बाहर से प्यार जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से नियंत्रण पर आधारित होते हैं। और यही उन्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि जेल की सलाखें दिखाई देती हैं, लेकिन भावनात्मक कैद अक्सर दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपसे कहता है, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। यह सुनना अच्छा लगता है। फिर वह कहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उन दोस्तों से मिलो। कुछ समय बाद, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। फिर, मुझे पसंद नहीं कि तुम उनसे बात करो। धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है, लेकिन आपको लगता है कि यह सब प्यार के कारण हो रहा है। यहीं पर नियंत्रण अक्सर प्रेम का मुखौटा पहन लेता है। अब एक कहानी सुनिए। पूजा और करण की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। शुरुआत में करण बहुत ध्यान रखता था। वह हर समय पूजा के साथ रहना चाहता था, उसे लगातार संदेश भेजता था, उसकी हर गतिविधि जानना चाहता था। शुरुआत में पूजा को यह बहुत अच्छा लगा। उसे लगा, कोई मुझे इतना महत्व देता है। लेकिन कुछ महीनों बाद स्थिति बदलने लगी। यदि पूजा किसी मित्र से मिलती, करण नाराज हो जाता। यदि वह फोन तुरंत नहीं उठाती, करण घंटों तक शिकायत करता। यदि वह अपनी राय रखती, करण उसे स्वार्थी कहता। धीरे धीरे पूजा ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने शौक छोड़ दिए और अपने निर्णयों को भी। उसे लगा कि वह रिश्ता बचा रही है, लेकिन वास्तव में वह अपनी स्वतंत्रता खो रही थी। यही भावनात्मक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है। यह अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। इतना धीरे कि कई बार व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता। भावनात्मक नियंत्रण की पहली तकनीक है अत्यधिक निर्भरता पैदा करना। नियंत्रण चाहने वाला व्यक्ति चाहता है कि आपकी खुशी, आत्मविश्वास और पहचान उसी पर निर्भर हो जाए। वह धीरे धीरे आपको यह महसूस कराने लगता है कि आछे मफन, मेरे बिना तुम अधूरे हो। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति अपने हितों के खिलाफ भी समझौते करने लगता है। दूसरी तकनीक, अलगाव। यह नियंत्रण की सबसे पुरानी रणनीतियों में से एक है। यदि कोई व्यक्ति आपको उन लोगों से दूर करने लगे जो आपको समर्थन देते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जब बाहरी आवाजें खत्म हो जाती हैं, तो केवल नियंत्रित करने वाले की आवाज बचती है और तब प्रभाव डालना आसान हो जाता है। तीसरी तकनीक, अनिश्चित पुरस्कार। कभी बहुत प्यार, कभी पूरी दूरी, कभी अत्यधिक प्रशंसा, कभी कठोर आलोचना। यह भावनात्मक रोलर कोस्टर व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। वह लगातार उस पुराने प्यार को वापस पाने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश में और अधिक फंसता जाता है। अब एक प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको दुख पहुंचाता है, तो आप रिश्ता क्यों नहीं छोड़ देते? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन जवाब जटिल है। क्योंकि भावनात्मक संबंध केवल तर्क से नहीं चलते, वे उम्मीद से चलते हैं। व्यक्ति सोचता है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह आखिरी बार था, शायद समस्या मेरी ही है। और इसी उम्मीद में साल बीत जाते हैं। यही कारण है कि जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। अब एक और कहानी। विक्रम एक सफल व्यवसायी था। बाहरी दुनिया उसे मजबूत और आत्मविश्वासी मानती थी, लेकिन घर के अंदर स्थिति अलग थी। उसका एक करीबी रिश्तेदार लगातार उसकी आलोचना करता था, उसकी उपलब्धियों को छोटा बताता था, उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। सालों तक विक्रम को लगा कि शायद वह सच में पर्याप्त अच्छा नहीं है। फिर एक दिन उसने अपने पुराने लक्ष्य, उपलब्धियां और सफलताएं लिखनी शुरू की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, समस्या उसकी क्षमता नहीं थी, समस्या वह आवाज थी जिसे वह वर्षों से सच मानता आ रहा था। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है, तो वह आपका विकास नहीं कर रहा, वह आपको नियंत्रित कर रहा हो सकता है। तो स्वस्थ रिश्ते कैसे दिखते हैं? स्वस्थ रिश्तों में सम्मान होता है, स्वतंत्रता होती है, सीमाएं होती हैं, असहमति की जगह होती है, आपको स्वयं होने की अनुमति होती है, आपको अपनी राय रखने की अनुमति होती है, आपको ना कहने की अनुमति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको डर के बिना जीने की अनुमति होती है। इसके विपरीत अस्वस्थ रिश्तों में लगातार अपराध बोध होता है, लगातार डर होता है, लगातार नियंत्रण होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जाता है। अब बात करते हैं बचाव की।
पहला कदम, अपनी सीमाएं पहचानिए। दूसरा कदम, अपनी पहचान को केवल एक रिश्ते पर आधारित मत कीजिए। तीसरा कदम, ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो आपको ईमानदार प्रतिक्रिया दे सकें। चौथा कदम, यदि कोई व्यवहार आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उसे सामान्य मत मानिए। और पांचवां कदम, स्वयं का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। याद रखिए, अमना, प्यार और नियंत्रण एक जैसी चीजें नहीं हैं। प्यार स्वतंत्रता देता है, नियंत्रण स्वतंत्रता छीनता है। प्यार आपको मजबूत बनाता है, नियंत्रण आपको निर्भर बनाता है। प्यार आपको स्वयं बनने देता है, नियंत्रण आपको किसी और की अपेक्षाओं में बांध देता है। और इसीलिए किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है क्या यह व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, बल्कि यह है क्या इस रिश्ते में मैं स्वयं रह सकता हूं। यदि उत्तर हां है तो वह रिश्ता आपको आगे बढ़ाएगा। यदि उत्तर नहीं है तो शायद समय आ गया है कि आप उस रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे मीडिया, विज्ञापन, सोशल मीडिया और बड़े संगठन मानव मनोविज्ञान का उपयोग करके हमारी पसंद, सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अध्याय 6, मीडिया, विज्ञापन और जनमत निर्माण का मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप अपना फोन देखते हैं। एक समाचार, एक वीडियो, कुछ विज्ञापन, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के पहले 10 मिनटों में आपने जो देखा उसने आपके मूड, सोच और निर्णयों को कितना प्रभावित किया? शायद जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति है ध्यान। क्योंकि जो आपका ध्यान नियंत्रित कर सकता है वह धीरे धीरे आपकी सोच को भी प्रभावित कर सकता है। पुराने समय में लोग जानकारी के लिए अखबार, रेडियो और किताबों पर निर्भर थे। आज स्थिति अलग है। अब हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा उपकरण है जो 24 घंटे जानकारी पहुंचाता है। लेकिन समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या है जानकारी की अधिकता। और जब जानकारी बहुत अधिक हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट्स का उपयोग करने लगता है। यहीं से प्रभाव की नई दुनिया शुरू होती है। एक कहानी सुनिए। अरुण एक साधारण युवक था। उसे राजनीति में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन चुनाव के समय उसने लगातार एक ही प्रकार की खबरें देखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी राय पूरी तरह बदल गई। दिलचस्प बात यह थी कि उसे लगता था कि उसने स्वयं निष्कर्ष निकाला है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह केवल बार बार एक ही दृष्टिकोण देख रहा था। इसे एको चेंबर कहा जाता है, प्रतिध्वनि कक्ष। एक ऐसी जगह जहां आपको वही विचार बार बार सुनाई देते हैं जो आप पहले से मानते हैं, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया भी वही सोचती है। अब सोचिए सोशल मीडिया के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियो देखते देखते घंटों बीत जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल सामग्री नहीं दिखाते, वे आपकी रुचियों का अध्ययन करते हैं। वे देखते हैं आप क्या पसंद करते हैं, किस पर रुकते हैं, किसे शेयर करते हैं, किस पर टिप्पणी करते हैं। फिर वे आपको वैसी ही और सामग्री दिखाते हैं। धीरे धीरे आपका डिजिटल संसार आपके लिए तैयार किया जाता है, और यही इसकी ताकत है। लेकिन यही इसका खतरा भी है, क्योंकि यदि आप केवल एक ही प्रकार की जानकारी देखते हैं तो आपकी सोच सीमित हो सकती है। अब बात करते हैं विज्ञापनों की। अधिकांश लोग मानते हैं कि विज्ञापन केवल उत्पाद बेचते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। महान विज्ञापन उत्पाद नहीं बेचते, वे भावनाएं बेचते हैं, वे पहचान बेचते हैं, वे सपने बेचते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कार कंपनी केवल कार नहीं बेचती, वह सफलता का प्रतीक बेचती है। कोई घड़ी कंपनी केवल समय नहीं बेचती, वह प्रतिष्ठा बेचती है। कोई ब्रांड केवल कपड़े नहीं बेचता, वह एक जीवन शैली बेचता है। और जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए, दोहराव का सिद्धांत। यदि कोई संदेश बार बार दिखे तो वह परिचित लगने लगता है, और जो चीज परिचित लगती है उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। इसीलिए बड़े ब्रांड लगातार विज्ञापन करते हैं। वे केवल आपको याद नहीं दिला रहे होते, वे आपके मन में एक स्थान बना रहे होते हैं, एक मानसिक परिचय। और जब खरीदारी का समय आता है तो आपका मस्तिष्क उसी परिचित नाम की ओर झुक जाता है। लेकिन प्रभाव केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है, जनमत भी इसी तरह बनता है। यदि किसी विषय को लगातार एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए तो लोगों की राय धीरे धीरे बदल सकती है। यही कारण है कि सूचना का चयन इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रभाव इस बात से नहीं पड़ता कि क्या दिखाया गया, बल्कि इस बात से पड़ता है कि क्या नहीं दिखाया गया, क्योंकि हमारी समझ केवल उपलब्ध जानकारी पर आधारित होती है। अब एक और रोचक प्रश्न,
क्यों नकारात्मक खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं? क्योंकि मानव मस्तिष्क खतरे पर अधिक ध्यान देता है। हजारों वर्षों तक जीवित रहने के लिए यह आवश्यक था। यदि हमारे पूर्वज किसी खतरे को नजरअंदाज करते तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता था। इसलिए आज भी हमारा मस्तिष्क नकारात्मक समाचारों की ओर अधिक आकर्षित होता है। यही कारण है कि डर, विवाद और सनसनीखेज खबरें अधिक ध्यान खींचती हैं। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि दुनिया वास्तविकता से अधिक खतरनाक दिखाई देने लगती है। तो हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें? पहला नियम, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। दूसरा नियम, किसी भी जानकारी को तुरंत सत्य मत मानिए। तीसरा नियम, भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले तथ्य जांचिए। चौथा नियम, सोशल मीडिया पर बिताए समय को नियंत्रित कीजिए। और पांचवा नियम, याद रखिए कि आपका ध्यान एक संसाधन है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपकी सोच विकसित होती है। आज की दुनिया में सबसे स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक जानकारी है। सबसे स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो जानकारी का मूल्यांकन करना जानता है, जो प्रश्न पूछता है, जो जांच करता है, जो भीड़ का अनुसरण करने से पहले सोचता है, और जो अपने ध्यान की रक्षा करना जानता है। क्योंकि ध्यान की रक्षा करना वास्तव में अपने मन की रक्षा करना है। अगले अध्याय में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे अपनी मानसिक सीमाएं मजबूत करें, आत्मविश्वास विकसित करें और किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखें। अध्याय 7, मानसिक आत्मरक्षा और आंतरिक शक्ति का निर्माण। अब तक की यात्रा में हमने सीखा कैसे भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, कैसे शब्द हमारी सोच को दिशा देते हैं, कैसे रिश्तों में छिपा नियंत्रण काम करता है, कैसे मीडिया और सामाजिक प्रभाव हमारे विचारों को आकार देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या हम स्वयं को इन प्रभावों से पूरी तरह बचा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्रभाव मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या प्रणाली हमारी सोच पर अनावश्यक नियंत्रण न कर सके। और इसके लिए हमें सीखनी होगी मानसिक आत्मरक्षा की कला। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक किले की तरह है। इस किले की दीवारें हैं आपके मूल्य, आपका आत्मविश्वास, आपकी जागरूकता, आपकी सोचने की क्षमता। यदि ये दीवारें मजबूत हैं तो बाहरी प्रभाव आसानी से भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यदि ये कमजोर हो जाए तो कोई भी व्यक्ति आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि आत्मरक्षा हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। पहला सिद्धांत, आत्म जागरूकता। एक पुरानी कहावत है, जो स्वयं को जानता है उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। अधिकांश लोग अपने विचारों से परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी भावनाओं को सच में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना की, आप तुरंत क्रोधित हो गए। लेकिन यदि आप रुक कर देखें तो शायद क्रोध के पीछे असुरक्षा छिपी हो, और असुरक्षा के पीछे कोई पुराना अनुभव। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे उतना कम दूसरे लोग आपकी भावनाओं का उपयोग कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत, प्रतिक्रिया नहीं। उत्तर दुनिया के अधिकांश संघर्ष तत्काल प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। कोई कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब देते हैं। कोई हमें उकसाता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। दोनों में अंतर है। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। एक छोटा सा विराम कई बार जीवन बदल सकता है। जब भी आप भावनात्मक दबाव महसूस करें, रुकिए, सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अभी भावनाओं से निर्णय ले रहा हूं? यह एक साधारण प्रश्न है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। तीसरा सिद्धांत, ना कहने की क्षमता। बहुत से लोग नियंत्रित इसीलिए होते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें डर होता है, लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा, सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन सच यह है, यदि आपका ना किसी रिश्ते को तोड़ देता है तो शायद वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। स्वस्थ लोग सीमाओं का सम्मान करते हैं। नियंत्रण चाहने वाले लोग सीमाओं से परेशान होते हैं। इसलिए ना केवल एक शब्द नहीं है,
यह मानसिक स्वतंत्रता की घोषणा है। चौथा सिद्धांत, आत्मविश्वास का निर्माण। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? वह व्यक्ति जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मविश्वासी लोग कभी प्रभावित नहीं होते, लेकिन वे जल्दी पहचान लेते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आत्मविश्वास कहां से आता है? ज्ञान से, अनुभव से, वचन निभाने से, और सबसे अधिक स्वयं के प्रति ईमानदारी से। यदि आप स्वयं से किए गए वादे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें पूरा करें, फिर बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे प्रमाणों से बनता है। पांचवां सिद्धांत, स्वतंत्र सोच। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, लोकप्रिय विचार हमेशा सत्य नहीं होते, और आत्मविश्वास से बोली गई बात हमेशा सही नहीं होती। इसलिए प्रश्न पूछिए, हर महत्वपूर्ण जानकारी पर, हर बड़े निर्णय पर, हर प्रभावशाली व्यक्ति पर। प्रश्न पूछना विद्रोह नहीं है, यह जागरूकता है, और जागरूकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अब एक कहानी सुनिए। एक वृद्ध गुरु के पास एक युवा शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक कागज दिया। उस पर लिखा था, दूसरों की राय। फिर गुरु ने उसे एक पत्थर दिया। उस पर लिखा था, तुम्हारी सच्चाई। गुरु ने कहा, यदि तुम हर समय कागज को पकड़कर रखोगे तो हवा उसे उड़ाती रहेगी, लेकिन यदि तुम पत्थर को पकड़ोगे तो वह स्थिर रहेगा। युवक ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? गुरु बोले, दूसरों की राय बदलती रहती है, लेकिन यदि तुम अपने मूल्यों, अपने ज्ञान और अपनी सच्चाई पर आधारित जीवन जीते हो तो कोई भी तुम्हें आसानी से नहीं हिला सकता। यही मानसिक आत्मरक्षा का सार है। लोगों को हराना नहीं, बहस जीतना नहीं, सबको गलत साबित करना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर इतनी स्पष्टता विकसित करना कि कोई भी भ्रम आपको लंबे समय तक प्रभावित न कर सके। याद रखिए, आप हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस व्यवहार का उत्तर कैसे देंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले और अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कैसे प्रभाव का उपयोग नैतिक और सकारात्मक तरीके से किया जाए, नेतृत्व की वास्तविक शक्ति क्या है, और मानसिक स्वतंत्रता के साथ जीवन कैसे जिया जाए। अध्याय 8, नैतिक प्रभाव और सच्ची शक्ति का मार्ग। हमारी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। अब तक हमने मानव मन के अनेक पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे भावनाएं उन निर्णयों को प्रभावित करती हैं, कैसे शब्द विचारों को आकार देते हैं, कैसे रिश्तों में नियंत्रण जन्म ले सकता है, कैसे मीडिया और सामाजिक प्रभाव हमारी सोच को दिशा देते हैं, और कैसे मानसिक आत्मरक्षा हमें स्वतंत्र बना सकती है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, क्या प्रभाव हमेशा गलत होता है? उत्तर है नहीं। प्रभाव मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर शिक्षक प्रभाव डालता है, हर माता पिता प्रभाव डालते हैं, हर नेता प्रभाव डालता है, हर लेखक, वक्ता और मित्र भी प्रभाव डालता है। समस्या प्रभाव में नहीं है, समस्या उस उद्देश्य में है जिसके लिए प्रभाव का उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है ताकि वे उसकी प्रशंसा करें, ताकि उसे शक्ति मिले, ताकि उसे लाभ मिले। दूसरा व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें, ताकि वे विकसित हो सकें, ताकि उनका जीवन बेहतर बने। दोनों प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन दोनों की नीयत अलग है, और यही अंतर नैतिक प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच की सीमा है। सच्ची शक्ति क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करना, दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। दुनिया के सबसे महान नेताओं की सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण नहीं थी, वो विश्वास था। लोग उनका अनुसरण डर से नहीं करते थे, विश्वास से करते थे, सम्मान से करते थे, प्रेरणा से करते थे। यही सच्चे प्रभाव की पहचान है। यदि किसी व्यक्ति को आपके आसपास स्वयं होने की स्वतंत्रता है तो आपका प्रभाव स्वस्थ है। यदि वह आपके आसपास डर महसूस करता है तो कहीं ना कहीं नियंत्रण मौजूद है।
आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति एक पुरानी उक्ति है। जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को जीतने वाले से भी महान है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपके क्रोध को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपको नियंत्रित कर सकता है। यदि कोई आपके डर को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपको नियंत्रित कर सकता है। यदि कोई आपकी असुरक्षाओं को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यदि आप स्वयं को समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, अपने मूल्यों को स्पष्ट रखते हैं, तो आपका नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। 5 जीवन सिद्धांत आज की इस पूरी यात्रा को 5 सिद्धांतों में समेटा जा सकता है। 1, हर प्रभाव को पहचानिए, हर संदेश, हर राय और हर सुझाव को बिना सोचे स्वीकार मत कीजिए। रुकिए, सोचिए, जांचिए। 2, अपनी भावनाओं को समझिए। भावनाएं शत्रु नहीं हैं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हों तो वे आपकी दिशा बदल सकती हैं। 3, अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देता है। 4, प्रश्न पूछते रहिए। प्रश्न अज्ञानता का नहीं, जागरूकता का प्रतीक है। 5, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिए। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और प्रभावों के बीच भी आप अपनी दिशा नहीं खोते। अंतिम कहानी। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, सच्ची शक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति उसे एक शांत झील के किनारे ले गया। उसने कहा, इस झील को देखिए। राजा ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने एक पत्थर झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, प्रतिबिंब टूट गया। कुछ समय बाद पानी फिर शांत हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति बोला, जब मन अशांत होता है तब वास्तविकता विकृत दिखाई देती है। जब मन शांत होता है तब सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। राजा मुस्कुराया क्योंकि उसे उत्तर मिल चुका था। अंतिम संदेश। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको लोगों से डराना नहीं था, न ही हर व्यक्ति को संदेह की नजर से देखना सिखाना था। उद्देश्य केवल इतना था कि आप जागरूक बने, कि आप अपनी सोच को समझें, कि आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपनी मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा करना सीखें। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति धन नहीं है, सबसे मूल्यवान संपत्ति है स्वतंत्र मन। एक ऐसा मन जो सोच सकता है, समझ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है और सत्य की खोज कर सकता है। और याद रखिए, दूसरों पर प्रभाव डालने से बड़ी उपलब्धि है स्वयं पर अधिकार प्राप्त करना। दूसरों को समझने से बड़ी उपलब्धि है स्वयं को समझना। और शक्ति प्राप्त करने से बड़ी उपलब्धि है बुद्धिमानी प्राप्त करना। आपने प्रभाव, मनोविज्ञान और मानसिक स्वतंत्रता की इस यात्रा को पूरा किया। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में जागरूकता, आत्मविश्वास और स्पष्टता लेकर आएगा। धन्यवाद। और याद रखिए, जागरूक मन को नियंत्रित करना कठिन होता है और स्वतंत्र मन को पराजित करना लगभग असंभव। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई पुस्तक, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।